हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि कल हमने बहुपद को शुरू किया है, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर नंबर 1 हमारे कंप्लीट हो चुका है। और चैप्टर नंबर 2 के बारे में भी कुछ कल बताया था आपको, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वगैरह बताए थे कल। और एक बार उनको वापस रिवीजन कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुपद के अंदर जो मेन बहुपद है वो द्विघात बहुपद है। कौन सा है भाई? द्विघात बहुपद है, वो मेन है। और इसका व्यापक जो रूप होता है वो होता है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है। और अगर इसमें आपको जैसे दिया हुआ हो कि अगर द्विघात कोई बहुपद है, उसके शून्य अल्फा और बीटा है, तो उसका व्यापक रूप क्या होगा उसको भी देख लो आप। तो बहुपद का व्यापक रूप, ये आपके आगे क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। तो बहुपद का व्यापक रूप ये होने वाला है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है। आगे आपके प्रश्नावली नंबर 2.3 लगभग वहाँ पे आएगा क्वेश्चन कि आपको शून्यकों का योग दिया हुआ होगा और शून्यकों का गुणा दिया हुआ होगा। तो आपको इसके अंदर उसका मान रखना है और आपको द्विघात समीकरण या द्विघात जो बहुपद है वो प्राप्त करना है। ठीक है। अब हम एक और देखते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है। कल ये पहली क्लास में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी है कल वाली क्लास, पहले वो जाके देखो, उसके बाद ये देखना। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होगा आपके माइनस बी अपॉन ए, यानी कि x का गुणांक ये माइनस बार x का गुणांक बटा, क्योंकि b जो है वो x का गुणांक है और a किसका गुणांक है? x स्क्वायर का गुणांक। तो बटा में आ जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अगर पूछे आपको, यानी कि अल्फा गुणा बीटा आपको पूछे, तो उसमें आपको आंसर देना है c अपॉन ए, यानी कि c इसमें क्या है भाई? अचर पद है, यानी कि अचर पद बटा ए क्या इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है। ये आपको मेन 3-4 चीजें है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बेस पे आप आराम से प्रश्नावली दूसरे के सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अब शुरू करेंगे क्लास। हाँ तो भाई अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखो, किताब में ध्यान दो सभी, इसमें आपको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और आपको उन ग्राफ को देखकर बताना है कि इनके शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो शून्यकों की संख्या के बारे में मैं आपको एक बात और ऐड करवा देता हूँ कि जैसे कि ये एक चतुर्थांश है। ठीक है। ये इसका x अक्ष है और ये इसका y अक्ष है। ठीक है। कोई भी अगर आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ होगा या फिर रैखिक बहुपद दिया हुआ होगा या त्रिघात बहुपद दिया हुआ होगा, उसके जब आप शून्य ज्ञात करोगे और शून्यकों को जब आप यहाँ पे जो पॉइंट आपको प्राप्त होंगे बिंदु, वो जब आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे और उनसे जो आपको एक आलेख मिलेगा, यानी कि आकृति प्राप्त होगी आपको। इस आकृति को देखकर आप कैसे बताओगे कि इसके शून्य क्या होंगे? तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डायग्राम बना है ये x अक्ष को कितनी बार काटता है। x अक्ष को जितनी बार काटेगा उस बहुपद के या उस द्विघात बहुपद के उतने ही शून्यक होने वाले हैं। ठीक है। तो ये आपको देख लो 2 बार कट कर रहा है, इसका मतलब इसके 2 शून्यक होंगे, यानी कि ये द्विघात बहुपद होगा। और कल आपको बताया था कि भाई जितनी घात होगी उतने शून्यक होंगे, तो वो भी यहाँ पे मेथड काम में ले सकते हो कि अगर 2 घात है x स्क्वायर की हाईएस्ट घात 2 है तो उसकी शून्यक भी 2 होंगे, और x का अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके शून्यक भी 3 होंगे, और x की घात 1 है तो उसके शून्यक भी 1 ही होगा। ठीक है।
तो इसी के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलो मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ, आप बताओ मेरे को कि इसके कितने आंसर होने वाले हैं। ये है x और ये है y-अक्ष, ठीक है। इसमें एक डायग्राम आपको दिया हुआ है ऐसे करके। अब बताओ मुझे कि इसमें कितने शून्य होने वाले हैं, ठीक है, कमेंट कर देना आप। तो अब हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 2.1। और 2.1 में आपको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं जो इस प्रकार है कि ग्राफ को देखकर आपको ये बताना है कि इसके कितने शून्य होने वाले हैं। यानी कि मान लो ये कोई ग्राफ आपको दिया हुआ है, x अक्ष हो गया ये और ये हो गया y अक्ष, ठीक है। इसमें जैसे मैंने डायग्राम दे दिया आपको, ये लो। अब आपको ये डायग्राम देख करके बताना है कि इसके कितने शून्य होने वाले हैं। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो बहुपद आपको दिया हुआ था उसकी सहायता से जो डायग्राम प्राप्त हुआ है, ये डायग्राम x अक्ष को कितनी बार काट रहा है या कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो x अक्ष को जितनी बार वो प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उसके शून्य होने वाले हैं। तो इस आकृति में बताओ कितने होने वाले शून्य। तो ये 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब है कि जिस बहुपद से ये आकृति प्राप्त होगी उसके शून्य होने वाले हैं 2, ठीक है। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ डायग्राम दिए हुए हैं और इनको हम सॉल्व करते हैं। चलो, जैसे एक डायग्राम आपको दिया हुआ है 3 नंबर पे, बाकी सारे डायग्राम आप ही को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया आपके y अक्ष। इसमें एक डायग्राम इस प्रकार दिया हुआ है ऐसे करके, और पूछ रहा है कि इसमें कितने हल होंगे या कितने शून्य होंगे, ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं देखना, यही देखना है कि ये जो डायग्राम बना है ये इस x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। जितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है उतने ही उसके शून्य होने वाले हैं। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। यानी कि ये द्विपद जो है, बहुपद जो है, ये इसके 3 शून्य होने वाले हैं या 3 हल होने वाले हैं, ठीक है भाई। अब इसमें से इतने क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, तो अब आ जाओ भाई प्रश्नावली नंबर 2.2 पर। इसमें आपको शून्यकों के ऊपर क्वेश्चन है, शून्य ज्ञात करो। शून्यकों का योग दिया हुआ है तो उनके क्वेश्चन है, तो उसके बहुपद वापस प्राप्त करो, उस अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 आपको दिया हुआ है और इसके शून्य का आपको ज्ञात करना है। तो अब ज्ञात करेंगे कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। शून्य ज्ञात करो, तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है। हल, जो आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसको लिख दो। और एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी बहुपद के आपको शून्य ज्ञात करने हैं उसको पहले 0 के बराबर कर दो। सबसे पहले ये काम करो आप कि इसको 0 के बराबर कर दो। तो ये कर दिया हमने 0 के बराबर। अब क्या करना, देखो दूसरा कदम। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो इसका जो मध्य पद आपको दिया हुआ है, जो 7x आपको दिया हुआ है, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो आ जाए आपके इन दोनों के गुणा के बराबर, और जोड़ने और घटाने पर वापस यही 7x प्राप्त हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर आप ऐसे 2 टुकड़े करोगे कि गुणा करने पर तो आपको मिलना चाहिए 10x², और जोड़ो या घटाओ तो आपको मिलना चाहिए 7x, ठीक है भाई। तो सोचो आपकी 7x के ऐसे क्या टुकड़े किए जाए कि गुणा करने पर 10x² आ जाए और जोड़ने पर या घटाने पर 7x आ जाए। तो ये देखो, इसमें मध्य पद के हम टुकड़े कर रहे हैं, तो ये विधि कौन सी होगी बताओ? मध्य पद विभाजन विधि है ये, ठीक है। तो मध्य पद विभाजन विधि के अंतर्गत यही होता है
कि जो मध्य पद आपको दिया हुआ है उसके दो भाग या दो टुकड़े करने होते हैं जिससे ये हल किया जा सके। तो अब मैं बताता हूँ आपको, देखो आपको दिया हुआ है भाई 7x, तो मैं 7x को ये लिख सकता हूँ 5x प्लस 2x, इनको आपस योग करो, कितने हो गए 7x हो गए, 5 और 2 7 और x का x, और इन दोनों को अगर आप गुणा करोगे तो 5x गुणा 2x, 5 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 10, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो इस प्रकार आप यहाँ पे ये लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। ये आपको समझाने के लिए है, इसको साइड में कर देना, ठीक है। अब देखो भाई इन दोनों को साथ ले लो, इन दोनों को साथ ले लो, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा बताओ, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है, तो एक्स को कॉमन ले लो आप बाहर, तो यहाँ से बच गया एक्स, और यहाँ पर एक ही एक्स था वो भी बाहर चला गया तो पीछे बच गया 5 प्लस। अब बताओ यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, एक्स तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि एक्स यहाँ पे है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो आप ऐसा करो 2 को कॉमन ले लो, ताकि यहाँ से 2 बार आ जाएगा और यहाँ से भी 2 बार आ जाएगा, तो पीछे 5 बच जाएगा। तो 2 को हमने कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचा x और 10 के स्थान पर बच गए 5, क्योंकि जब 2 वापस 5 से गुणा करेगा तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, ठीक है ना। बराबर हम कर दो आप 0। तो देखो भाई यहाँ पर भी x प्लस 5 आ रहा है, यहाँ पर भी x प्लस 5 आ रहा है, तो इस x प्लस 5 को और कॉमन ले लो, x प्लस 5 आ गया कॉमन, यहाँ से बच गया x प्लस का प्लस और यहाँ से बच गया 2, तो ये 2 का 2। अब इन दोनों को आप ऐसा करो 0 के बराबर करो अलग अलग, यानी कि x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो आपको जैसा कि पता ही होगा कि समीकरण के नियम के अकॉर्डिंग आता है कि कोई भी संख्या समीकरण के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस में है तो दूसरी ओर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस में है और दूसरी ओर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, अगर वो इस तरफ गुणा में है और समीकरण के दूसरी ओर जा रही है तो वो भाग में आ जाएगी, और समीकरण के इस तरफ अगर भाग में है तो उसको समीकरण के दूसरी ओर भेजने पर गुणा में चली जाती है। तो ये 4 नियम आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो ये संख्या प्लस में दे रखी है, तो मैं इसको अगर समीकरण के उस तरफ भेजूंगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर कह सकता हूँ माइनस का 5, और यहाँ पर भी वही सिद्धांत लगेगा कि 2 है वो प्लस का है, तो इसको मैं समीकरण के इस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके जो दिया गया द्विघात बहुपद है इसके 2 शून्य प्राप्त हुए हैं, माइनस का 5 और माइनस का 2, ठीक है भाई। इस प्रकार आप आराम से किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। हाँ तो भाई अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें आपको एक बहुपद दिया हुआ है, देखो x स्क्वायर माइनस 3, ये आपको एक बहुपद दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसके शून्य ज्ञात करो। शून्य ज्ञात करो और इसमें संबंध की सत्यता भी जांच करनी है, शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता जांच करो। ये देखो दूसरे टाइम के क्वेश्चन है, ठीक है। शून्यकों व गुणांकों के संबंध की सत्यता जांच करो के संबंध की सत्यता जांच करो। तो इसमें आपको ध्यान देना, देखो कैसे करेंगे आप। इसमें जो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है वो लिख दो। तो आपको दिया है एक द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 और इसके आपको ज्ञात करना है शून्य। तो जैसा कि आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो बहुपद दिया उसको 0 के बराबर कर दो।
तो ये बहुपद दिया हुआ, इसको 0 के बराबर कर दो आप आराम से, ये कर दिया 0 के बराबर। अब इसमें देखो अगर 3 पद होते और मध्य पद होता तो हम उसके टुकड़े कर देते। अब इसमें तो कुछ मध्य पद है ही नहीं, 2 ही पद है, तो हम क्या करेंगे देखो, ये जो x स्क्वायर माइनस 3 है, इसमें जो ये x 3 दिया हुआ ये माइनस का इस तरफ, तो मैं इसको समीकरण के उस तरफ भेज दूंगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर 3। अब मुझे ये ऊपर वाला जो स्क्वायर है इसको हटाना है, तो हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। तो इसका वर्गमूल करूंगा तो ये वर्गमूल जो बनेगा वो x स्क्वायर को हटा देगा, और इसका वर्गमूल है इसके ऊपर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा भाई, रूट लग जाएगा। तो हम कहते हैं कि दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, तो इसका वर्गमूल करूंगा यानी कि अंडर रूट करूंगा तो ये आएगा, और 3 का वर्गमूल करूंगा तो ये आएगा। लेकिन x के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट को गायब कर देगा, यानी कि फाइनली आपको मिलेगा x बराबर प्लस माइनस रूट के 3। ठीक है भाई, इस प्रकार आपको 2 शून्य मिले हैं, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के 3। और अब इसमें जांच क्या करनी है, देखो जांच में आपको ये करना है कि जो हमने इससे 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले पढ़ा था कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणा क्या होता है, सी बटा ए। तो उसी प्रकार आपको एक समीकरण से वो ज्ञात करना है, और फिर इन शून्यकों की सहायता से ज्ञात करना है। अगर दोनों बराबर आते हैं इसका मतलब है कि संबंध सत्य है, और अगर बराबर नहीं आते हैं इसका मतलब है कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इससे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस माइनस का 3 बराबर 0। ये मैंने इसको उस रूप में बदल दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो वाला रूप बनाया। ठीक है, बाकी 0 है, इस पद का कोई मतलब है नहीं, ध्यान रखना, आप सब समझदार हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग करोगे तो क्या आएगा, माइनस का बी बटा ए होता है। तो इसमें जो b है वो क्या है, तो वो b तो आपको पता ही हमेशा x का गुणांक होता है, वो बताया था सामने लिख के कि माइनस कोष्टक में x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें x का गुणांक क्या है भाई, 0, तो ये लिख दो 0, और a होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, इसके आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है भाई, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 तो गुणा में है, तो ये 1 को आप लिख दो इसके नीचे। तो जब आप 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ये आ गया 0। फिर हम करते हैं शून्यकों का गुणा यानी कि अल्फा गुणा बीटा, तो वो आपको पता ही है कि फॉर्मूला आपको याद है, तो सी बटा ए होता है, सी बटा ए यानी कि अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस समीकरण या इस बहुपद के अंदर बताओ अचर पद क्या है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 बटा ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक का तो 1 ही है, तो नीचे लिख दो आप 1। तो माइनस 3 के अंदर 1 का भाग देने पर आपको प्राप्त होगा माइनस का 3। ये तो हमें प्राप्त हुआ इस समीकरण से। अब हमने जो शून्य ज्ञात किए हैं उससे ज्ञात करना है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अल्फा क्या होगा, प्लस का 3, और बीटा क्या होगा भाई, माइनस का रूट 3। अब इन दोनों का योग करो, क्या आ रहा है देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, रूट 3, और ये माइनस का रूट 3, तो दोनों संख्या सेम है और बीच में माइनस का चिन्ह है, यानी कि 1 में से अगर आप 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। उसी प्रकार रूट 3 में से अगर आप रूट 3 को घटाओगे तो आपको मिलने वाला है 0। ठीक है भाई, और अल्फा गुणा बीटा यानी कि अल्फा और बीटा को अगर आप गुणा करोगे यानी कि रूट 3 को माइनस रूट 3 से गुणा करोगे तो सबसे पहले तो इनके जो चिन्ह है वो गुणा होंगे। तो इसका चिन्ह प्लस का है, इसका माइनस का है, और आपको पता ही है कि प्लस और माइनस जब गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमेशा माइनस प्राप्त होगा, और माइनस गुणा प्लस करेंगे तो भी माइनस प्राप्त होगा, माइनस गुणा माइनस करोगे
तो आपको प्लस मिलेगा, और प्लस गुणा प्लस करोगे तो भी आपको प्लस मिलेगा। यानी कि सेम चिन्ह अगर गुणा करोगे तो प्लस मिलेगा, विपरीत चिन्ह गुणा करोगे तो माइनस मिलने वाला है। तो यहाँ पर तो विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह इसका मतलब कर दो माइनस, और √3 को अगर आप √3 से गुणा करोगे तो आपको 3 प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? 3 प्राप्त। कैसे होंगे देखो, इसमें बहुत लंबी कहानी हो जाती है कि √3 को गुणा करो आप √3 से, यानी कि हम √3 का मतलब, रूट का मतलब क्या होता है, घात कितनी होती है, 1/2, 1/2, और 3 की घात 1/2। और एक हम नियम पढ़ते हैं आगे, जब बड़ी क्लास में आप आओगे तो पढ़ोगे कि जब आधार समान हो तो उनकी घातें जुड़ जाती है। तो आधार इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो आधार समान यानी कि 3, तो घातों को जोड़ दो, आधा प्लस आधा कितना हो जाता है भाई, 1, यानी कि 3 की पावर 1 हमेशा 3 ही होती है। तो इसलिए आपके आ गया -3, और यहाँ पर भी गुणा करने पर -3, जोड़ करने पर 0। इस प्रकार ये संबंध सत्य है। ठीक है, इसी प्रकार आप और भी क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। और थैंक यू।